स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का सैलरी का क्लास नंबर 6 है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। आज हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, मतलब आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे RFA को और उसको आपको डिटेल में बताएंगे। देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो सेंसस 2001 का था ना। क्या पढ़े थे हम लोग का? 2 केस था, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो लाइसेंस फीस टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। हम बात करें प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर या प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर। तो आप बोर्ड में देखोगे थोड़ा समझ में आएगा। ये हम लोग का सेंसस क्या है बाबू? 2001 है। 2001 में क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टी क्या है? इसमें 2 केस है, ओन्ड है, डज नॉट ओन्ड है। समझ में आ रहा जो लिख रहे? विजिबल है? ठीक है। अगर ओन था 2001 में, लास्ट में क्या थे? सेंसस 2001 में क्या पढ़े थे? अगर प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर है तो होता है क्या है? अगर ओन्ड है, ठीक है ना, तो इसमें 3 सिचुएशन आता था। क्या आता था? 3। तीनों में हम लोग क्या देखते थे? पॉपुलेशन देखते थे ना। अच्छा, पहला में क्या देखते थे पॉपुलेशन में? बोलो तो। पॉपुलेशन 25 लाख से अच्छा ज्यादा होता था तो हम लोग क्या करते थे? सिर्फ 15% ऑफ सैलरी। अच्छा, ये 15% ऑफ सैलरी किसका निकालते थे? एम्प्लॉय का निकालते थे, और वो टैक्सेबल होता था इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब क्या है बाबू? 15 कितना? 10 लाख से ज्यादा है एंड 25 लाख से कम है तो कितना होता था? 10% ऑफ, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बिलो 10 लाख तो कितना होता था बाबू? 7.5% ऑफ सैलरी, ये हम लोग पढ़ चुके थे कल, ठीक है। आपको भी हम पढ़ाएंगे MOS, मतलब मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ RFA। वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते एक बार। क्या पढ़े थे सर? बेसिक आएगा, DA आएगा। अच्छा, DA क्या आएगा? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी आएगा। DA में क्या आएगा? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ। और हम लोग का 2 तरह का कमीशन होता है, फिक्स या वेरिएबल, वो दोनों लेंगे। और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, अगर हम लोग का फीस बोनस वगैरह क्वेश्चन में मेंशन रहा तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। और डज नॉट है तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या होता था बाबू? 2 सिचुएशन आता था, रेंट पेड। अच्छा, रेंट कौन पे करेगा? रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। मान लो जो भी रेंट पे किया है, ठीक है, अभी में लिखेंगे 15% ऑफ सैलरी। दोनों में से क्या होता था बाबू? जो लोअर होता था, ठीक है ना। वो एज इट इज है। अगर सर फर्नीचर देगा तो वो कितना परसेंट होता है बाबू? 10%। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर है। अच्छा, फर्नीचर देगा तो फर्निश अकोमोडेशन हुआ, फर्नीचर नहीं दिया तो अनफर्निश अकोमोडेशन हुआ, ये तो हम लोग हुआ। और कोई भी रेंट रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से, वो माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो ये था 2001 का बात, ठीक है। और अगर हम लोग आते हैं 2011 में, तो क्या डिफरेंस है? सारा चीज सेम लिखेंगे। देखो 11 में क्या हो जाएगा? 11 में क्या हो जाएगा बोलो तो? ओन्ड में क्या आएगा? बोलिए बाबू। प्रॉपर्टी यहाँ है, यहाँ 2 टाइप का प्रॉपर्टी ला दिए, एक ओन्ड है। अच्छा, ओन्ड में जो पॉपुलेशन हम लोग चेक करेंगे, बताओ आप लोग बोलो बाबू। ओन्ड में जो पॉपुलेशन चेक किया जाएगा वो यहाँ पे भी 3 सिचुएशन होगा, 3 कंडीशन होगा। पहला कितना देखेंगे? अगर 40 लाख से ज्यादा है तो कितना होगा? 10% ऑफ सैलरी। देखो 10% ऑफ सैलरी। दूसरा सिचुएशन में क्या है? 40 लाख से मतलब अगर 25 to 40 के बीच में है, 25 to 40 के बीच में, मतलब 25 लाख से कम नहीं है, 25 लाख से ज़्यादा है और 40 लाख से कम है। हम लोग बोल सकते हैं 25
टू 40 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, कोई ऐसा एरिया जो इंडिया में जहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, मतलब एम्प्लॉयर दिए अपने एम्प्लॉय को, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 लाख से ज़्यादा है और 40 लाख से कम है, ठीक है ना। अच्छा ये मर्ज हो जा रहा है तो हम इसको थोड़ा एरो नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे 25 लाख से बाबू ज़्यादा है एंड 40 लाख से कम है, तो अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 7.5% ऑफ सैलरी। चलो, और आपको तो पता है अगर 25 कम होगा तो कितना होगा, 5% ऑफ सैलरी, याद रहेगा इतना। अच्छा मान लो आपको कुछ भी निकला, ठीक है ना, आरएफए आपका निकल चुका है, हम दोनों केस में बता देते हैं। मान लो आप सॉल्यूशन किए, वर्किंग किए, अच्छा अभी हम लोग को फॉलो कौन सा करना होगा, ये वाला फॉलो करना होगा, ये वाला 2011, लेकिन आपको प्रोविजन पता होना चाहिए पहले क्या था, अब हम लोग क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ होगा तो आप प्रोविजन लिख देना, ठीक है ना, लिख के सॉल्व कर देना, इससे और अच्छा रहेगा। अच्छा वर्किंग, मान लो हम लोग अनफर्निश है, RFA, हम लोग अनफर्निश निकालें, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में फर्निश रहेगा, फर्नीचर रहेगा, तो हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर और रेंटल चार्जेस। रेंटल चार्जेस का मतलब होता है फर्नीचर अगर हम लोग ना लीज में या रेंट में लेके दिए हैं, किसको बाबू, एम्प्लॉय को, तो वो चार्जेस ऐड होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर कोई अमाउंट रिकवर्ड हुआ है, लेस अमाउंट रिकवर्ड, अगर कोई भी रिकवर्ड हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, और फाइनली जो आएगा उसको बोला जाएगा टैक्सेबल RFA, ठीक है ना। ये दोनों का केस में जब भी फर्नीचर रहेगा 10% ऑफ द फर्नीचर हम लोग ले लेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग RFA जिस पीरियड का निकाल ले उसी पीरियड का हम लोग सैलरी लेंगे, बात समझ पा रहे हो ना। जैसे यहाँ पे ध्यान दो बाबू, बोर्ड में देखो, हम लोग मान लो हम लोग का साल स्टार्ट होता है अप्रैल में, ठीक है, हम लोग का साल स्टार्ट होता है अप्रैल में, एंड हो रहा है बाबू मार्च में, यहाँ से यहाँ तक सर 12 महीना हुआ, लेकिन हम लोग को RFA मिला यहाँ से 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक वो एंजॉय किया RFA का बेनिफिट। RFA कब मिला, यहाँ से मिला, तो हम लोग को देखना होगा जब से RFA मिला, जब से RFA मिला, RFA कब से मिला, 1 अक्टूबर टू मार्च मिला, तो इस दरमियान उस बंदा का सैलरी कितना था, ठीक है ना। तो सैलरी हम लोग अप्रैल से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उसको RFA मिला नहीं है। RFA जब से मिला है, रेंट फ्री अकोमोडेशन जब से प्रोवाइड किया है, उसी दरमियान उसी पीरियड उस बंदा का सैलरी कितना था, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। अच्छा, डज नॉट में तो सेम होगा, खाली यहाँ पे हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं डज नॉट ओन्ड। अच्छा, एग्जाम में तो हम जिस तरीके से आपको दे रहे उस तरीके से तो नहीं दिया रहेगा ना, आपको क्वेश्चन देख के पता कैसे चलेगा कि ओन्ड है या डज नॉट ओन्ड है। आपको अगर क्वेश्चन में ना जो एम्प्लॉयर है वो रेंट पे कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी को रेंट पे करते हैं, हम एम्प्लॉयर हैं, आप लोग मेरे कंपनी के एम्प्लॉई हो, आपको हम अकोमोडेशन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना, और हाउएवर हम ना रेंट पे करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी तो मेरा नहीं है। तो आपको सेंटेंस समझना होगा, ऐसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि प्रॉपर्टी ओन्ड है या डज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। आपको क्वेश्चन से समझना होगा कि कौन सा सिचुएशन आ रहा, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को प्रोविजन अप्लाई करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे डज नॉट ओन्ड में क्या होगा, दो सिचुएशन आएगा। पहला क्या है, रेंट पेड, ठीक है। उसके बाद बी में क्या होगा बाबू, 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, आ चुका है। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे लोअर वाला ले लेंगे, लोअर ऑफ अबव, दोनों में से जो छोटा होगा।
अब मेरा एक सवाल है, अगर फर्नीचर दिया है, देखो अगर फर्नीचर दिया तो कितना परसेंट ऐड होगा बाबू, 10% ऐड होगा। अब फर्नीचर देने के बाद ना कुछ जो एम्प्लॉयर है ना अपने एम्प्लॉय से ना पैसा ले लेता है, तो उसके लिए तो वो बेनिफिट नहीं हुआ ना, तो वो हम लोग माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे दिखाए हैं आपको, जो भी आरएफए आएगा अगर फर्नीचर दिया हुआ उसमें ऐड कर देंगे, अगर कोई रेंटल चार्जेस उसमें ऐड कर देंगे, और कोई भी रेंट रिकवर्ड अमाउंट रिकवर्ड हुआ है वो माइनस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। और सैलरी कौन सा लेना है, फॉर द पर्पस ऑफ जब से वो आरएफए एंजॉय किया है। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम लोग को आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना बाबू। जो ऑनलाइन में देख रहे हो बाबू, आप लोग भी क्वेश्चन लिखो, और हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो आप अपनी तरफ से ना क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करना, देखो आप लोग को कितना प्रोविजन समझ में आया, आप लोग कितना परसेंट कर पा रहे हो। हम तो करके यहाँ पे दिखाएंगे। आप लोग क्वेश्चन लिखो बाबू, ठीक है। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, basic salary of Mr. X 40,000 per month. He joined the Big Four. He joined the Big Four. Big Four कंपनी का नाम है। He joined the Big Four, ठीक है ना, on 1st July. On 1st July, ठीक है। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है बाबू, 23-24 और 24-25। अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लोग का पीवाई क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, बोलो ना, 23-24, और ए वाई क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, 24-25। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा, आपको भी यही याद रखना होगा। तो लिखो, बिग फोर का मतलब कंपनी का नाम है, वो कंपनी में ज्वाइन किया 1 जुलाई को, ठीक है ना। 1 जुलाई, ईयर का नाम क्या लिखेगा, 2023, ठीक है, लिखो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखो, डियरनेस अलाउंसेस 8,000 पर मंथ, 25% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। 8,000 पर मंथ, 8,000 रुपया पर मंथ है, 25% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, 25% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, 25% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। यहां तक लिखे। CEA, इसका फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, लिखो CEA, CEA लिखो। रुपीज 500, रुपीज 500, रुपीज 500 ईच फॉर 3 चिल्ड्रन पर मंथ। लिखे यहां तक। कमीशन, $2,500 per month. He was provided a rent-free accommodation. He was provided a rent-free accommodation in Kolkata लिखे बाबू। He was provided rent-free accommodation in Kolkata. Property having municipal value. Property having municipal value rupees 5 lakh. लिखे। For which the employer pays rent of rupees 2,500 per month, 2,500 पर मंथ। लिखे यहां तक। उसके बाद लिखिए
फर्नीचर प्रोवाइडेड टेकन ऑन रेंट, फर्नीचर प्रोवाइडेड टेकन ऑन रेंट, एनुअल चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000, एनुअल चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 5,000 per annum, entertainment allowances 5,000 per annum, professional tax rupees 10,000, out of which 20% paid by the employee, professional tax rupees 10,000, out of which 25% paid by the employee। लिख लो, फिर से बोल दे रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स पेड, प्रोफेशनल टैक्स बोले 10,000, प्रोफेशनल टैक्स 10,000, आउट ऑफ विच 25% पेड बाय द एम्प्लॉय। तो आपको निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24 and 25। देखो आप लोग करना नहीं है, हम तुमको करके दिखाएंगे। अच्छा, हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं बाबू, आप लोग के लिए आसानी होगा, हमको बताइएगा, ठीक है? आप क्वेश्चन बोलो, हम यहाँ पे लिखते हैं। बेसिक कितना है सर? बेसिक है 40,000 रुपया महीना पर मंथ, ठीक है। डीए कितना है बाबू? जल्दी जल्दी बोलिएगा। 8,000 रुपया पर मंथ है, बोलो। इसके बाद ब्रैकेट में क्या, फॉर्मिंग कितना है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 25%। आगे बताइए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कितना है? ईच फॉर 3 चिल्ड्रन PM पर मंथ। आगे बोलो। कमीशन कितना बाबू? कमीशन है 2500 पर मंथ। आगे बोलो। रेंट फ्री अकोमोडेशन कहाँ दिया है? कोलकाता में दिया है। आगे बोलो। ठीक है ना, इसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? आगे बोलो। जो एम्प्लॉयर है वो पेश करता है रेंट ऑफ रुपीज 2500 पर मंथ, ठीक है। आगे बोलो। फर्नीचर प्रोवाइडेड टेकन ऑन रेंट एनुअल चार्जेस 1,20,000, ठीक है। आगे बोलिए। बाबू एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना है? 5,000 पर एनम है। आगे बोलिए। प्रोफेशनल टैक्स कितना है? प्रोफेशनल टैक्स कितना बाबू? 25% पेड बाई और कुछ है? ठीक है। 1 जुलाई को। अच्छा, बिग फोर ज्वाइन कब किया है? यही मेन इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग करते हैं, आपको हेडिंग बताए थे कैसे लिखना होगा।
ठीक है, हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। जो भी असेसमेंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर होगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, मेन हम लोग आते हैं कि हम लोग को सॉल्व कैसे करना होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग का सैलरी ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है बाबू मार्च में। तो यहाँ पे वो ज्वाइन कब किया है, देखो साल स्टार्ट कब होता है, अप्रैल में। कब स्टार्ट होता है और एंड कब होता है सर, मार्च में एंड होता है। कितना महीना होता है, 12 महीना। लेकिन कंपनी ज्वाइन कब से किया है, 1 जुलाई से किया है कंपनी। 1 जुलाई से बाबू मार्च तक कितना महीना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना हो रहा बाबू, 9 मंथ हो रहा है। तो आप याद रखना सारा कैलकुलेशन किस पे होगा, 9 मंथ पे होगा। अगर ये वाला इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो सारा वर्किंग हम लोग 12 मंथ में करते हैं। यहाँ तक ठीक है। हेडिंग हम आपको बता दिए क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। यहाँ तक लिख दिए। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग का ये हम लोग का फॉर्मेट बन चुका है। चलो सबसे पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी। लिख दिए बाबू बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हाउ मच सर, बेसिक सैलरी इज ₹40,000। ठीक है, ऑल राइट। इनटू 12 करेंगे या 9 करेंगे, 9 करेंगे। क्यों 9 करेंगे, कि कंपनी तो ज्वाइन किया है ना, कंपनी ज्वाइन किया, प्रीवियस ईयर में 9 महीना काम किया, तो 12 महीने का सैलरी कैसे देंगे। जब बंदा नाम काम किया 9 महीने का, 9 महीना काम करके 12 महीने का सैलरी मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो, 3,60,000। हम लोग 3,60,000 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डीए। अच्छा यहाँ डीए तो पूरा लिखते हैं ना, यहाँ तो डीए पूरा लिखेंगे। ठीक है, जब हम लोग एचआरए करेंगे या आरएफए करेंगे तो वहां पे हम लोग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे। यहाँ तक क्लियर है जो हम बोले, डीए यहाँ तो पूरा लेंगे। 8,000 रुपया कितना है हम लोग का, अच्छा 12 करेंगे 9 करेंगे, कितना आएगा, 72,000 आ चुका। ठीक है, लिख दिए। 2 चीज हो गया सर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस याद करो कितना बच्चा पे मिलता है, हाईएस्ट 2 बच्चा पे। हॉस्टल में रहेगा तो 300, स्कूल में पढ़ेगा तो 100। चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। बंदा का कितना बच्चा है, 3 बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। 500 इंटू 3 इंटू 12 कितना आया, 18,000। लेस करेंगे, वही हम बोल लेते हैं, आप लोग सब बोल रहे हो, चेक कर रहे हैं, ये तो 9 महीना होगा ना, 18,000 थोड़ी होगा। चलिए बताइए यहाँ पे कितना हुआ, 13,500। गलती हो जाएगा बाबू। कितना बच्चा पे देंगे एग्जाम्शन, तो हाईएस्ट कितना मिलेगा, 100 इंटू 2 इंटू 9। अच्छा एक सवाल और है सर, 500 आप क्यों नहीं लिए, हम लोग का रूल्स है मैक्सिमम लिमिट और ₹100 विच एवर इज लोअर। बच्चा का खर्च हुआ है, अलाउंसेस मिला 500, हमको कंपेयर करना होगा मैक्सिमम लिमिट से। 500 तो एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है ना, अलाउंसेस दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 100 रुपया। तो 500 और 100 में कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो छोटा होगा वही हम लोग किए हैं। या मल्टीप्लाई करके बताओ हमको कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है ना। तो 1800 क्या हो जाएगा बाबू, एग्जेम्पशन मिलेगा, माइनस कर देंगे, टैक्सेबल आ जाएगा। बोलो 11,000। हम यहाँ टिक कर देते हैं, समझने में आसानी होगा। क्या क्या हम लोग अभी कर लिए। कमीशन तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब इसका फुल्ली टैक्सेबल है। 2500 इंटू 9 कितना आया, 22,000। सर 22,500 लिख दिए, टिक कर देते हैं। हाँ RFA, अब इसका वर्किंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम इसका RFA का वर्किंग करेंगे। अच्छा RFA के बाद एक काम करते हैं ना, सारा अलाउंसेस लिख लेते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना मिला, 5,000 रुपया डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 कितना आया, 3,750। टिक करते रहना क्या क्या हो चुका है। प्रोफेशनल टैक्स बाकी है, वो तो परक्यूजिट है। चलो एक काम कर लेते हैं हम लोग, RFA कितना महीने का निकालेंगे बाबू, जितना महीने का उसको सैलरी मिला 9 महीने का निकालेंगे। तो यहाँ RFA में हम लोग को समझना होगा प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर है या प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर है।
प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर या प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर? क्वेश्चन को देखो और हमको सब लोग बताओ कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे, ओन बाय द एम्प्लॉयर या डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर? सर जब भी भाड़ा के बारे में बोलेगा, रेंट के बारे में बोलेगा ना, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे, मानेंगे कि अगर मेरा घर है, हम घर का मालिक हैं, हम अपना घर का भाड़ा हम खुद ही देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब घर मेरा नहीं है, प्रॉपर्टी मेरा नहीं, हम लीज में लिए होंगे, हम किसी को भाड़ा दे रहे हैं, मकान मालिक को भाड़ा दे रहे, और किस लिए भाड़ा दे रहे, मेरा वर्कर उसमें रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है, इसी से हम लोग को समझना होगा कि प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर। अब दो सेंसस है हम लोग की जिंदगी में, 2001 और 2011। फॉलो क्या करिएगा, ऐसा नोट में सबके बारे में लिख देंगे। हाउएवर ऐसा था क्योंकि अभी नया नया प्रोविजन है, लिख देना बेस्ट होगा, ठीक है। चलो हेडिंग डाल देंगे एज पर द सेंसस 2011। इफ प्रॉपर्टी पहले प्रोविजन लिखेंगे एज पर द सेंसस 2011 इफ प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर, तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन RFA रेंट पेड 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो हम बोला वो लिख देंगे, फिर वर्किंग कर देंगे। क्लियर है? बोलो बाबू नासिर क्या बोला? सर आप बहुत तेज बोले, भूल गए हम। एज पर सेंसस 2011 ये क्या होगा, हेडिंग होगा, क्योंकि अब तो 2 सेंसस हो गया है ना, तो आपको हेडिंग डाल देना होगा। क्या हेडिंग डालेंगे? और देख के डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, आपको प्रोविजन लिखना होगा। सिंस द प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द, अरे बोलो ना, सिंस द प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर, सो हम लोग का जो टैक्सेबल RFA निकलेगा रेंट पेड 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। इतना आप लिख लीजिए, फिर हम करवाते हैं। वर्किंग में मार्क्स होता है बाबू, वर्किंग को लिखना होगा। टैक्स आप लिख रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पेपर है दोनों। आयशा बोलो, लिख लियो, एक लाइन लिखिए। बोलो तो बाबू क्या बोले, कोई लिखे हो कोई लोग? हेडिंग क्या डाले हो सब लोग? बस सिंस द प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द, तो क्या प्रोविजन है? अभी तो प्रोविजन नहीं लिख देना होगा। अगर प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर है तो हम लोग को टैक्सेबल RFA कैसे निकालते हैं? रेंट पेड 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, रेंट पेड 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। लिख दिया प्रोविजन। अब प्रोविजन लिखने के बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा बाबू हाथ को तेज चलाओ ना। लिख लियो प्रोविजन। क्या हेडिंग डाले बाबू, बोलो सब लोग। सेंसस लिख दियो ना। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं, MOS निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? MOS फॉर द पर्पस ऑफ RFA। बोलो MOS का फॉर्मूला क्या है? बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ये हेडिंग डाल दी हम लोग। चलो बताओ बेसिक कितना है हम लोग का? बेसिक 3,60,000, 3,60,000। डीए कितना है? याद कर लो, डीए फॉर्मिंग लिखना होगा। डीए है 72,000। इसका 25% निकालिए, कितना आ रहा है? 18,000। डीए के बाद क्या हम लोग का? कमीशन। कमीशन कितना हम लोग का? कमीशन देखो 22,000। अरे बोलो ना, 22,500 प्लस कमीशन के बाद क्या बाबू? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। कितना ऐड करेंगे? 37। अच्छा, और एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी है ना, 11। समझ पा रहे हो? तो देखो सारा चीज हम लोग लिखे ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस में। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस में तो 3 ही चीज है, 1 2 3। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, डीए, मतलब डीए को छोड़ दो, डीए तो अलग से लिख दिए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, कमीशन और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो 11,700, 22,000, फिर 37, सबको ऐड करो, कितना आ रहा है?
4,15,950 4,15,950, ठीक है। 4,15,950। अब इसका क्या निकालेंगे? 15 क्या होगा या 10 होगा? 10% ऑफ 4,15,950 कितना आया? 41595। क्लियर है? 41595 तो हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड। रेंट पेड कितना है हम लोग का? रेंट पेड कितना किया है वो देखो, 2,500 इंटू 9, 22,000। ये ए हुआ। बी में लिखेंगे 10% ऑफ 4,15,000 नहीं 41,595। बोलो बाबू दोनों में से छोटा कौन है? 22,500। अच्छा फर्निश है या अनफर्निश है? फर्निश है, फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर का क्या लेंगे? 10% लेंगे ना बाबू। 10% कब लेंगे? जब मेरा हम तो फर्नीचर भाड़ा में लेके दिया है। देखो फर्नीचर चार्जेस साल का 1,20,000 है। अगर साल भर हम फर्नीचर सोफा बेड पलंग जो भी दिया है हम इस्तेमाल करते हैं तो खर्चा कितना आएगा? 1,20,000। हम तो उसको 9 ही महीना के लिए दिए हैं ना, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, तो फर्नीचर का कितना आएगा चार्जेस? 1,20,000 डिवाइडेड बाई कितना होगा? इंटू 9 कितना आया? 90,000। ऐड करो 1,12,000 12,500। अब यहां से क्या माइनस करेंगे? अमाउंट रिकवर्ड हम लिखेंगे ताकि हमको याद रहे, नहीं है तो नील कर देंगे। लिखने का आदत डेवलप करना होगा हम लोग को। कौन सा हैबिट डेवलप करना होगा? राइटिंग हैबिट डेवलप करना होगा। अगर क्वेश्चन में हो जाएगा तो एक्चुअली हम लोग नया नया सवाल कर रहे हैं ना, तो इसीलिए लेस अमाउंट रिकवर्ड है क्वेश्चन में। अरे बोलो ना, नहीं है तो वही हो जाएगा 1,12,500। सर आप जब है नहीं तो आप लिखाएं क्यों? क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम सम्स कर रहे हैं ना, आपको पता रहे अगर कोई अमाउंट रिकवर्ड होगा तब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग है, इंपॉर्टेंट वर्किंग हम लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? RFA लिख देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दिए यहाँ पे। अब इसको बाहर कर देंगे, कितना आएगा बाबू बताइए? 1,12,500 1,12,500। आई थिंक सारा चीज हम लोग कर दिए हैं। एक होगा हम लोग का प्रोफेशनल टैक्स ना, प्रोफेशनल टैक्स ऊपर तो सब आएगा। अच्छा यहाँ पे 25% पेड बाई द कौन है? एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉयर कितना दिया होगा? 75%। तो परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर का कॉस्ट एम्प्लॉय का टोटल। मेरा एक्सपेंस है कितना बाबू? 10,000। प्रोफेशनल टैक्स के रिस्पेक्ट में कितना है? 10,000। आउट ऑफ 10,000, आउट ऑफ 10,000 व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉय इटसेल्फ? दैट इज 25% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो हम अपना पैसा मतलब अपना एक्सपेंस खुद ही बेयर करें, खुद ही पे करें। डू यू थिंक दैट पार्ट इज कंसिडर बेनिफिट और परक्यूजिट फॉर मी? द आंसर इज नो। मेरे लिए बेनिफिट कैसे होगा? व्हेन आई एम पेइंग आउट ऑफ माय पॉकेट ना, समझ में। इफ समवन एल्स पेड ऑन माय बिहाफ ना, देन वो मेरे लिए क्या बनता है? परक्यूजिट बनता है। तो परक्यूजिट कितना होगा बाबू? 10,000 इंटू, क्लियर है? 75 क्यों लिए हैं? तो कितना आ जाएगा? ऐड करिए, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। याद कर लो एंटरटेनमेंट हम क्या पढ़ाए थे? सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। तो ग्रॉस सैलरी निकालो कितना आ रहा है? 5,89,950
5,89,950 माइनस क्या करते हैं बताओ तो, अंडर सेक्शन 16 1A बाबू, 1A क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको पूरा लिखना होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम लिमिट इज हाउ मच, 50,000। तो वी हैव टू कंपेयर ग्रॉस सैलरी एंड रुपीज 50,000, विच एवर इज लोअर। यू टेल मी विच वन इज लोअर। सर मैक्सिमम लिमिट ही छोटा है तो वही लिख देंगे, बाहर कर देंगे। चलो माइनस क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 16(2) ये क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर, ये तो एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। यहाँ तो गवर्नमेंट बोला ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग अज्यूम करेंगे जब गवर्नमेंट बोलेगा तभी मानेंगे। चलो माइनस क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 3 में क्या आएगा सर, ये प्रोफेशनल टैक्स आएगा, कितना आएगा, पूरा 10,000 आएगा। IFS कितना आ जाएगा, 5,00,000 कितना आया। देखो बाबू आपको सम्स करके दिखा दिए हैं, अब यहाँ पे कॉपी करो, कोई डाउट है बोलो, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे होटल अकोमोडेशन। अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को होटल में, तो यहाँ पे देखना होगा, बहुत नीचे लिख दिए हैं हम लोग बाबू, मैनेज करना, हम वैसे डिक्टेट कर देते हैं तो आपको अपने समझना होगा, ठीक है। हम देखे नहीं थे विजिबल है कि नहीं, तो गलती से नीचे लिख दिए। होटल अकोमोडेशन क्या है, एक्चुअल चार्जेस, मतलब जो भी हम लोग चार्जेस होगा होटल वगैरह का वो लिखेंगे यहाँ पे, और 24% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। एक नोट इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, अगर आपका स्टे 15 दिन से कम है तो ये आपको टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा। लिखना होगा अकोमोडेशन इन होटल, अब ब्रैकेट में क्या लिख देना होगा, एग्जेम्प्टेड लिख देना होगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू कार फैसिलिटीज। क्या स्टार्ट करेंगे, कार फैसिलिटीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कार फैसिलिटीज एक एग्जेम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कार फैसिलिटीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार फैसिलिटीज, अभी ये बता दे रहे एग्जाम में आएगा ही आएगा, कार फैसिलिटीज। अच्छा, कार फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को क्या दिया है बाबू, गाड़ी दिया है, 4 चक्का गाड़ी दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पे 3 बड़ा बड़ा सिचुएशन होगा, पहले हम लोग को वो समझना होगा। पहले ये देखेंगे गाड़ी का मालिक है कौन, और गाड़ी का मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का खर्चा कौन बॉर्न एंड बेयर कर रहा है, ठीक है ना, और गाड़ी किस किस पर्पस में इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं, कार owned and maintained by the employer। हेडिंग क्या डाले बाबू, कार ओन्ड एंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कार का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर। और कार का मेंटेन कौन कर रहा, मेंटेनेंस का मतलब होता है जो भी तेल वगैरह का खर्चा होगा, ऑयल का, फ्यूल का, जो भी रिपेयरिंग वगैरह होगा, कौन बॉर्न कर रहा है बाबू, कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन होगा, 1 का ए, ठीक है ना, इफ इट इज यूज्ड फॉर ऑफिस यूज ओनली। देखो पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े, 1 का ए लिखे, क्या लिखे, इफ इट इज यूज फॉर ऑफिस यूज ओनली। इफ इट इज यूज फॉर ऑफिस यूज नहीं, ऑफिस पर्पस ओनली लिख देना, 2 बार यूज आ जाना, ऑफिस ठीक है। अगर हमको गाड़ी दिया गया बाबू, या हम आपको भी एग्जांपल देते हैं, आप लोग मेरे कंपनी में काम करते हो, हम आपको गाड़ी दिए, ठीक है, और गाड़ी किस लिए आप लोग यूज कर रहे हो, ऑफिस पर्पस के लिए। मान लो क्लाइंट से मिलने जाना है, क्लाइंट से मीटिंग करना है, क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट दिखाना है,
क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, मतलब जो भी कार यूज़ हो रहा है ना वो 110% वो किस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है, ऑफिस पर्पज़ से, तो उसका जो भी परक्यूजेट होगा उसका वैल्यू नील आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। कौन सा सिचुएशन में, जहाँ पे कार का मालिक कौन है, मेरा एम्प्लॉयर है, और मेंटेन कौन कर रहा है। चलो दूसरा पॉइंट, इफ इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, तब क्या होगा, तब आप टैक्सेबल होगा। क्या होगा, देखो बाबू टैक्सेबल होगा। अब ये कितना टैक्सेबल होगा सर, हम तो आप तो बोल दिए टैक्सेबल होगा, हाउ मच द वैल्यू जो हम लोग टैक्स करेंगे। दो लाइन लिखे बाबू, पहला क्या लाइन लिखे बताइए तो, इफ इट इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस के लिए टैक्सेबल होगा। अभी हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू निकालना होगा, और अगर ये सिर्फ ऑफिस यूज के लिए चल रहा है तो नील हो जाएगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। हम लोग यहाँ एग्जेम्प्टेड लिख सकते हैं, एग्जेम्प्टेड है। चलो अब ये टैक्सेबल कितना होगा हम लोग निकालते हैं, टैक्सेबल कितना होगा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10% ऑफ वैल्यू ऑफ कार फॉर द पीरियड तो आपको अगर बोला जाएगा बाबू अगर पर्सनल पर्पस के लिए तो क्या निकालिएगा बताइए, रूल्स क्या होगा, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार, 10% वैल्यू ऑफ कार। मान लो कार है 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% क्या होगा, बोलो 1 लाख का 10% क्या होगा 10,000, और जो भी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग एक्सपेंस इनकर्ड होगा, जो भी उसका 1 साल का खर्च होगा वो हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो दो आपको केस बताएं, पहला केस क्या है भाई, पहला केस क्या है बोलो तो, सर अगर वो ना सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है तो पर्सनल पर्पस में तो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर वो ऑफिस पर्पस के लिए यूज होगा तो ऑफिस पर्पस के लिए कोई भी सिचुएशन हो वो ऑलवेज क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। ऑफिस जहां भी नाम आ जाएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना। दो केस समझ में आया। अच्छा अब तुम्हारा माइंड क्या बोला, तीसरा क्या केस क्या हम करवाने वाले हैं, तीसरा केस हम क्या करवाने वाले हैं बोलो, वेरी गुड, जहां पे पर्सनल, तो तीसरा केस क्या होगा हम लोग का, बोथ होगा। बोथ का मतलब अब गाड़ी क्या हो रहा है ना, दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा। हमको मेरा एम्प्लॉयर गाड़ी दिया, कार प्रोवाइडेड किया, बोला तुम ना इसका ऑफिस का भी काम करना और अपना घर के लिए भी यूज कर लेना, मतलब आपको कहीं आना जाना हो तो ये सेम गाड़ी को यूज कर लेना। तो अब ये तो बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है किसको, अच्छा किसको बेनिफिट हो रहा है, कैसे बेनिफिट हो रहा है, गाड़ी मेरा है, अगर एम्प्लॉय हम है गाड़ी मेरा है, किसका गाड़ी है, अब मेंटेन कौन कर रहा, हमको ऑफिस में दिया, आज बोला सर तबीयत खराब है नहीं आ पाएंगे, चले गए फैमिली को लेके घूम रहे, तेल का खर्चा किसका है, गाड़ी का डेप्रिसिएशन A to Z सारा कौन बॉन्ड करेगा, तो बेनिफिट हो रहा है ना। अब ये बेनिफिट कितना हो रहा है ये निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा, ये बेनिफिट कितना हो रहा है, बात समझ पा रहे हो। मान लो हमको बोला गया है कि हम काम करते हैं, आपको बोला गया कि आपको ऑफिस आना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 चक्का में पहले अपने बच्चों को स्कूल छोड़ दे रहे हैं, अपनी वाइफ को मायका छोड़ दे रहे हैं, चारों तरफ बाजार वजार ला के सबको, एरिया में कोई 2-4-5 इंसान बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचा के, सब कुछ आके, कोई गांव जा रहा है तो उसको हावड़ा स्टेशन छोड़ के तब हम ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सर आप तो पूरा फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक क्लाइंट को जाना है, मीटिंग है, उसी गाड़ी में गए और फिर हम अपना मीटिंग स्टार्ट कर दिया, अपना पर्सनल मीटिंग में चले गए। तो ये तो बोलना बहुत मुश्किल है कि अगर हम गाड़ी दोनों मिक्स पर्पस के लिए, मिक्स बोलेंगे तो मतलब दोनों को ऐड, उसमें ऑफिस का भी काम हो रहा है और उसमें
तो अब बहुत मतलब ये बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, कितना किलोमीटर गाड़ी ऑफिस पर्पस के लिए चल रहा, कितना किलोमीटर गाड़ी मेरा पर्सनल पर्पस के लिए चल रहा। बात समझ में? मान लो रास्ता में ना मेरा बच्चा का स्कूल पढ़ता है, हम साथ में छोड़ते हुए चले गए, ऐसा होता है, ड्रॉप कर दिए उसको, तो ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मेरा बेनिफिट तो हो रहा है, नो डाउट बेनिफिट है, हाँ सर आपका बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन कितना वैल्यू का बेनिफिट हो रहा है, कितना वैल्यू का ही बोलना मुश्किल है। जहां पे मिक्स रहेगा ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना एक अमाउंट बोल दिया, वो अमाउंट हम लोग हो गए। अगर हमको बहुत बड़ा गाड़ी दिया, इनोवा जानते हो, इनोवा जो 7 सीटर होता है, 4 सीटर से ज्यादा गाड़ी देगा, इनोवा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया है, टाटा सोमो हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया है, बस बाबू बस कहाँ दिया बस तो बस हो गया ना, वो 4 व्हीलर नहीं हुआ, आप 4 व्हीलर में हो ना, ठीक है ना। तो जहां पे 4 लोग से ज्यादा बैठ सकते हो, 4 सीटर से ज्यादा होता है। और नैनो देगा, आपके माइंड में नैनो का मतलब ही होता है छोटा। नैनो जब बोलेंगे छोटा गाड़ी का इमेजिन करोगे, बड़ा बिग ह्यूज छोटा गाड़ी। तो अगर डिपेंड करता है गाड़ी क्या है, बोथ पर्पस में छोटा गाड़ी है तो इनकम टैक्स बोला हम कैसे निकालेंगे कि कितना किलोमीटर आप अपना पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करो, कितना ऑफिस के लिए, तो हम एक अमाउंट अज्यूम कर लेंगे। छोटा गाड़ी रहेगा एकदम कसम खा लो 1800 रुपया महीना, अब बड़ा गाड़ी रहेगा 2400 रुपया महीना। हाउएवर आपको ड्राइवर दे दिया, सोने में सुहागा, आपको ड्राइवर दे दिया तो 900 रुपया ड्राइवर का अलग अलग ऐड कर लेंगे। हर एक सिचुएशन में ड्राइवर का अमाउंट सेम रहेगा, 900 रुपया महीना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो दिया आपको, स्कॉर्पियो मान लो सर हम तो गाड़ी का पता ही नहीं है स्कॉर्पियो क्या होता है, मेरे लिए तो सब गाड़ी एक समान है, तो आपको ना इंजन कैपेसिटी देगा 1.6 सीसी से ज्यादा रहेगा तो 2400, 1.6 सीसी या उससे कम रहेगा तो 1800। और दोनों केस में अगर ड्राइवर दिया तो 900 रुपया पर मंथ उसके लिए, ड्राइवर के लिए। तो हम लोग चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मिक्स लिखे और बोथ लिखे। मिक्स और बोथ का मतलब क्या होता है, इसमें ऑफिस, बोलिए ना बाबू, ऑफिस प्लस पर्सनल। अब इसमें भी 2 सिचुएशन आएगा, स्मॉल और बिग। सर स्मॉल तो इनकम टैक्स आपको लिख के नहीं देगा, उसके क्या बोलेगा, इंजन कैपेसिटी। अप टू 1.6 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, बोलो सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक कैपेसिटी तक दिया तो ये फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, ₹1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड। इफ, बोलिए ना बाबू, अगर सेल्फ ड्राइवन है, खुद से हम चला रहे हैं तो 900 रुपया नहीं लेंगे, 900 रुपया नहीं लेंगे, 1800। बिग कार से आप क्या समझ सकते हो, जिसका क्यूबिक कैपेसिटी जिसका अबव 1.6 सीसी है, तो कितना आएगा बाबू, फिक्स कितना है, 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ इफ ड्राइवर कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा, यहां नोट लिखा दे रहे, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। आपको लिख देगा 1900 सीसी, पहला पॉइंट क्या लिख देगा एग्जाम में, 1900 सीसी। तो बोलोगे सर ये तो नया चीज, आप तो लिखा ही नहीं थे 1900 सीसी। 1900 सीसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1.9 पढ़ेंगे, जितना भी आएगा 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको 2300 सीसी दे दिया, 2400 सीसी दे दिया, पॉइंट में दिया तो कर लोगे। अगर आपको ऐसे बोल दे रहा है 2500 सीसी,
1800 सीसी, तो 1800 डिवाइडेड बाई 1000। अभी आपको यहाँ पे कितना आएगा, तो 900 डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 1.9 सीसी। ठीक है, बताओ ये 1.9 छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी है? बड़ा गाड़ी है। कितना रुपया महीना? 2400। आप 2400 बोल दिए, गलत होगा सर। तीनों सिचुएशन में क्या हो रहा, अगर ऑफिस पर्पस के लिए नहीं आएगा, अगर ऑफिस पर्पस के लिए नहीं आ रहा, मेरा पर्सनल पर्पस के लिए, तो बताइए सर गाड़ी का दाम कितना है? हम बोलेंगे 10 लाख। 10 लाख का 10%। हम बोलेंगे बाबू हम तो अक्टूबर से हमको गाड़ी मिला, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना, 10 लाख का 10% 1 लाख। 1 लाख का आधा 50,000। और गाड़ी का मेंटेनेंस कितना है? 20,000 रुपया। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 70,000। हम बोलेंगे बाबू ना मिक्स पर्पस। अब मिक्स आपको नहीं बोलेगा, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर आपको क्या बोलेगा ना, 99% यूज्ड हुआ ऑफिस एंड प्लस 1% यूज्ड हुआ पर्सनल। बाबू जब हम लोग को ऑफिस एंड पर्सनल दोनों बोल दिया तो परसेंटेज हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। क्या बोला? परसेंटेज इज नॉट रिलेवेंट व्हेन इट इज सेड इन द क्वेश्चन कि आपका जो गाड़ी आपको दिया गया है वो बोथ पर्पस के लिए दिया गया है, मतलब आपका पर्सनल एंड ऑफिस। तो ये परसेंटेज हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। 99 बहुत बच्चा क्या करेगा 99% निकालेगा, ऐसा नहीं करेंगे बाबू। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकता है। बोलो पहला केस समझे, ऐसे 3 केस और है हम लोग का। बोलो यहां तक पहले समझ में आया? आप लोग देख के बोलना, हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये जो तीनों ABC है किसके अंडर लाई होता है? आपको हेडिंग समझना होगा। जहां पे गाड़ी का मालिक कौन है? ओनर, एम्प्लॉयर है। और गाड़ी का खर्चा कौन बोन और बेयर करता है? एम्प्लॉयर। उसके अंदर 3 केस है, कंफ्यूज मत होना। ये 3 केस हम लोग ऊपर वाले में पढ़ ले हम लोग, ठीक है? मर्ज करिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये ABC हम लोग इन द रिस्पेक्ट ऑफ द हेडिंग में पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये हेडिंग आपको समझना होगा। हम हेडिंग चेंज करेंगे तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। द मोमेंट आई विल चेंज द हेडिंग ना, इंटायर थिंग विल बी चेंज्ड। तो ट्राई टू रिमेंबर दिस हेडिंग। दिस हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है? चलो हम लोग अभी पहला ही सिचुएशन में पढ़ते हैं। हम ना बाबू 50-50% यूज करें। बोलो तो 50% अपना पर्सनल पर्पस के लिए, 50% अपना ऑफिस पर्पस के लिए। कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? ठीक, बोलो बाबू क्या होगा? सर 50-50 तो देखेंगे नहीं है, बोथ है, बोथ है। अब बताइए छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी? छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी? सर क्वेश्चन में बोला नहीं है, अब ये सब नोट में लिख रहे हैं। अगर नहीं बोलेगा तो आप तो बोल दिए सर स्मॉल कार, ये आपको स्मॉल बोलेगा या बोलेगा 1.2 सीसी। 1.2 सीसी बोलेगा तो क्या लेंगे? 1200 सीसी स्मॉल। अरे 1200 डिवाइडेड बाई 1000 1.2 ही होगा ना। 1300 सीसी 1300 डिवाइडेड बाई 1000 1.3 कितना हुआ? 1600 सीसी। बच्चा कंफ्यूज होगा, 16 ये लेंगे ये लेंगे, यहां अबव लिखा बाबू टिल 1600 सीसी तक 1 सीसी तक छोटा गाड़ी मानेंगे। बोलो समझ में आया? अब तुमको एक नया चीज पॉइंट लिखा रहे ना, आपको क्वेश्चन में बोला ही नहीं है छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी, तो जो अमाउंट अच्छा लगेगा लिख दोगे। द अमाउंट विच यू लाइक द मोस्ट, यू विल सिंपली राइट द अमाउंट। नो सर दिस विल रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। मान लो लिखा नहीं है, तो तीसरा सिचुएशन में आते हैं। तीसरा सिचुएशन में क्या आएगा? अगर इफ small or big, if small or big not mention, not mention in the question, तो अमान बोलेगा ऑलवेज अज्यूम क्या करेंगे? वेरी गुड, ऑलवेज अज्यूम क्या करेंगे? स्मॉल कार, ठीक है? क्योंकि हमको टैक्स कम देना है, ज्यादा अमाउंट जोड़ेंगे तो उसके ऊपर ज्यादा बर्डन आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये सारा बात आपको पता होना चाहिए, नहीं तो पेपर में गलत। और आपको एक चीज जान के खुशी होगा, एक गलत तो सब गलत क्योंकि आपको तो अमाउंट जोड़ना होगा ना। एक गलत, एक भी अमाउंट आप गलत ले लिए ना तो आपका पूरा सैलरी गलत हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया?
अच्छा ये नासिर भाई बोले ना ये 99 हम समझ में नहीं आया, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल लेते हैं किरण। किरण मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है ना। उसको हम एक स्कॉर्पियो दिए हैं, छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी? बड़ा गाड़ी, ठीक है ना, क्योंकि 4 सीटर से ज़्यादा है, नॉर्मली बड़ा गाड़ी होता है, और स्कॉर्पियो सच में बड़ा गाड़ी होता है। अगर फॉर्च्यूनर देखेंगे, तुमको मालूम है फॉर्च्यूनर का हाइट मेरा हाइट सेम है, मेरा हाइट 6 फीट और माशाल्लाह फॉर्च्यूनर का भी वही होगा, 5.5 से तो ज़्यादा ही है। तो बात समझ, गाड़ी कितना बड़ा गाड़ी है, बैठने में बॉस वाला फीलिंग आएगा। बहरहाल हम लोग बात करते हैं किरण के बारे में, उसको मेरी कंपनी में काम करती है। किरण माने मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। किरण माने एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसको तो भाई खुश रखना होगा ना, टाइम टू टाइम उसको पर्क्स वगैरह देते रहना होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग फैसिलिटीज वगैरह देते रहेंगे, क्लियर है। तो अब हम उसको ना कौन सा गाड़ी अब हम उसको जो गाड़ी दिए हैं ना वो 99% ऑफिस यूज के लिए, क्वेश्चन में बोल दिया, वो यूज करती है। और हाउएवर वो 1% जो भी गाड़ी है ना वो यूज करती है अपना पर्सनल। जब हम लोग देख ले रहे हैं ना दोनों आ जा रहा है ना, पर्सनल एंड ऑफिस, तो ये परसेंटेज हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ये बोथ का कंडीशन, ये 3 में आएगा, इसको मिक्स बोला जाएगा, इसको बोथ बोला जाएगा। अब जब छोटा गाड़ी, अब किरण तुमको ड्राइवर दिया गया है, ड्राइवर नहीं दिया है तो ये वाला रहेगा, ड्राइवर दिया है तो आपको 2400 हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ऊपर में और केस 2 बन जाएगा। देखो हम चेंज कर दिया, चेंज नहीं, मिटा नहीं होगा इसको। आप 2 मिनट और आराम से बैठिए, क्लास ओवर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। 2 पॉइंट और समझाना है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में क्या आ जाएगा हम लोग का, ये पहले कार कौन करता था, मालिक कौन था कार का, अब मेंटेन कौन करता था, ठीक है। अब सिचुएशन 2 नंबर में क्या होगा, कार ओन बाय द एम्प्लॉयर है, ओन बाय द एम्प्लॉयर है, ठीक है। मेंटेन बाय द एम्प्लॉय है, देखो अंडरलाइन कर दे रही है, नया टर्म है, पहले कुछ ऊपर अलग था, ये अलग है, अभी क्या है, मेंटेन बाय द एम्प्लॉय। यहां पे सेम एज अबव, अबव क्या था, एग्जेम था, पहला पॉइंट ऊपर में क्या था, एग्जेम था, तो आप लिख लेना पहला पॉइंट क्या था, ऑफिस यूज के लिए था ना। चलो दूसरा क्या है, अच्छा वहां पे देखो मेंटेनेंस लेते थे और 10% डिप्रिसिएशन लेते थे, यहां गाड़ी मेंटेन कौन कर रहा है, तो यहां मेंटेनेंस लेंगे, उसके लिए बेनिफिट क्या हो रहा है, 10%। यहां पे ओनली पर्सनल पर्पस, ये टैक्सेबल आएगा, कितना आएगा बाबू, 10% ऑफ, बोलो, वैल्यू ऑफ कार, ठीक है, 10% वैल्यू ऑफ कार। 3 में क्या, बोथ में क्या आएगा बाबू, बोथ में क्या आएगा, बोथ में और मिक्स में, बोथ का मतलब ऑफिस प्लस पर्सनल। यहां पे 2 सिचुएशन आता था, बोलो, अब मत बोलना स्मॉल किसको बोला जाता, पूरा पीछे लिख के बताया, जब स्मॉल बोलेंगे तो पीछे का पूरा कॉपी होगा, ठीक है। आप ऊपर वाला अच्छे से पढ़ना, स्मॉल सारा चीज। जब भी स्मॉल कार होगा तो कितना आएगा बाबू, पहले कितना था 1800, तो यहां पे आएगा 900 पर मंथ। बिग में कितना आएगा, नहीं स्मॉल में आएगा 600, अब बिग में आएगा 900,
ठीक है ना, नोट इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड ₹900 पर मंथ, ये पर मंथ है, ठीक है ना, इन बोथ द केस। देखो दोनों के केस में थोड़ा सा चेंज है, लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं 3 नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, अब ओन कौन है, ओन बाय द एम्प्लॉय एंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। यहां पे भी 3 केस होगा, बोलो पहला वाला ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए क्या होगा, बोलिए ना बाबू, एग्जेम्प्टेड होगा, तीनों केस में ऑफिस एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है ना। पर्सनल यूज क्या होगा बताइए सर, टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा, यहां तो गाड़ी का मालिक हम ही है, तो डिप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, तो मेरे लिए बेनिफिट क्या हुआ, जो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मेंटेनेंस, यही टैक्सेबल होगा। सी में क्या होगा, बोथ है ना, बोथ में क्या है बाबू, ऑफिस प्लस पर्सनल, अब यहां पे 2 केस है बाबू, स्मॉल कार और बिग कार, स्मॉल कार और बिग कार। बोलो स्मॉल कार रहेगा तो यहां पे कितना रहेगा, देखो अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस लिमिट कितना था बाबू पहले वाले में, 1800 रुपया पर मंथ। बिग कार में क्या होगा, खत्म। क्या चीज बाबू, ये वाला अमाउंट इनकर्ड बाय द, या ओन बाय द कौन है, तो एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयर होगा बाबू, एम्प्लॉयर। यहाँ ऊपर में देखो ना, ओन बाय द, गाड़ी का मालिक कौन है, तो मेंटेनेंस कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, अमाउंट इनकट कौन देगा बाबू, एम्प्लॉयर, ठीक है, माइनस 2400 रुपया। तो टोटल 3, 6, 9 केस हुआ, एक में सब में सेम है, ऑफिस सब में एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ बाबू, क्लास ओवर हो ही गया है, हम समझ रखते हैं। खाली यहाँ देख लो कि कोई किसी को कुछ पूछना है, पूछना है, किसी को पूछना नहीं है, किसी को पूछना नहीं है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया, बाबू बंद कर दो, ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।